Welcome to your favorite YouTube channel, Imran Sir Success Point. I am your mentor, Imran Khan. मांग लूं ये मन्नत कि फिर यही जहां मिले, फिर वही गोद, फिर वही माँ मिले। शायद जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँगा तब मदर्स डे निकल गया होगा, मगर माँ के लिए कोई दिन सुनिश्चित नहीं होता है। माँ के लिए तो हर दिन मदर्स डे है। इसलिए हमें हमेशा अपनी माँ और पिता का आदर करना चाहिए। कहते हैं कि माता के पैरों के नीचे जन्नत और पिता जो होते हैं वो जन्नत का द्वार होते हैं। इसलिए हमें हमेशा उन दोनों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए हम लोग आज बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। कंपोनेंट का मतलब होता है अवयव, अंश। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और जिन्हें नहीं मालूम है वो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी ऐसा पर्यावरण जो आंतरिक तौर पर इफेक्ट करता है, अंदरूनी तौर पर इफेक्ट करता है, और ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा पर्यावरण जो आपके बिजनेस को बाहरी तौर पर इफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ इंटरनल का, इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर which influence the business and present within the business itself and are under the control of business। यानी ये इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसे फैक्टर होते हैं जो बिजनेस के अंतर्गत रहते हैं, और वो किसके हाथ में रहते हैं? बिजनेस के हाथ में रहते हैं। वो किस तरीके से उसको करना चाहते हैं, बखूबी तरीके से कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए कैसी मेहनत कर रहे हैं। आप हार्ड वर्क करोगे बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे परसेंटेज अच्छे नहीं आएंगे। तो अब इसमें यहां पर लिखा हुआ है पॉलिसीज, रूल्स, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए शुरू करते हैं। ठीक है, यानी फिर से ध्यान दीजिएगा बात को, मैंने जो बोला है इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो आपकी कंपनी को या आपके बिजनेस को अंदरूनी तरीके से इफेक्ट करता है। कहते हैं ना, बच्चा जो सीखता है वो अपने घर से ज्यादा सीखता है। उसके घर में जैसा वातावरण होगा वही वह वैसा बाहर व्यवहार करेगा। इस तरीके से एग्जाम्पल लेकर हमें समझना है। पॉलिसीज, नीतियों। पॉलिसीज का हिंदी में क्या मतलब होता है बेटा? नीतियों। नीति बनाना है हमें अपनी कंपनी के बारे में, तो मुझे अभी बाहरी तौर पर मतलब नहीं है, होगा जरूर, यहां पर हम लोग उसकी बात जरूर करेंगे, मगर अगर हमें अपनी अंदरूनी, मेरे घर में यार मुझे 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, या मुझे इससे नहीं मिलना है, या मुझे इससे बात नहीं करना है, मेरे घर की नीति क्या है? हर एक कंपनी की पॉलिसीज होती हैं। अगर आपको याद हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाता था। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या बनाता था? पॉलिसी बनाता था। ऑब्जेक्टिव तो निर्धारित कर ही करा था, उसका पॉलिसी बनाया था, नीति बनाई थी कि भैया अगर मुझे इतना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, कैश सेल करनी पड़ेगी। मैंने एग्जाम्पल उसमें समझाया था कि कंपनी ने ऑब्जेक्टिव बनाया कि मुझे 1000 करोड़ अर्न करने हैं साल भर में, तो मैं क्या करूंगा? कैश सेल ही करूंगा। वो मेरी पॉलिसी थी। तो पॉलिसी हमेशा हमारे अंदरूनी तौर पर इफेक्ट करती है। हम जिस तरीके से बनाना चाहेंगे उस तरीके से अपनी कंपनी की नीतियों को बना सकते हैं। रूल कहां पर होते हैं? अंदरूनी तौर पर होते हैं। मुझे बाहर अभी तो मतलब है नहीं ना, मुझे सबसे पहले तो अपनी अंदरूनी। अगर आपको स्वच्छ भारत अभियान की मिशन याद हो तो मोदी जी ने क्या बोला था कि सबसे पहले हमें अपने घर को स्वच्छ करना है, फिर अपने मोहल्लों को स्वच्छ करना है। अगर हर इंसान ऐसा करने लगेगा तो घर के साथ मोहल्ले, मोहल्ले के साथ शहर, और शहर के साथ पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। तो आपको रूल बनाना पड़ेगा। घर में भी आपको नीतियां बनानी पड़ेंगी। क्या बनानी पड़ेगी? पहले तो नीतियां बनानी पड़ेंगी, फिर आपको नियम रखने पड़ेंगे। उठने का नियम, जैसे हम लोग घर में कहते हैं ना, उठने का नियम, सोने का नियम, खाना खाने का नियम, पढ़ाई करने का नियम। हर एक चीज के नियम होते कि नहीं होते?
कि नहीं होते नियम? कि आपके लाइफ में बिल्कुल भी नियम नहीं है? अगर नहीं है, रूल्स नहीं है, तो उनको रूल्स को बनाइए। अगर आप अपनी जिंदगी में रूल्स नहीं बनाएंगे तो शायद आपको आगे जाकर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे रूल बनाने चाहिए। कंपनी भी यही करती है, अपने अकॉर्डिंग कंपनी के रूल बनाती है कि इतने बजे आपको ऑफिस आना है, इतने बजे आपको ऑफिस से जाना है, आपका स्टैंडर्डाइजेशन ये है वर्क का कि आपको जितना ही काम करना है। तो ये क्या हो गया? रूल हो गया। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उद्देश्य, a work which be done by the group of people in a systematic manner to achieve its objective is called management। यानी ऐसा काम जो व्यक्तियों के समूह से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करा जाता है उसको प्रबंधन बोलते हैं। हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट काय में पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव कंपनी का अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरा अलग ऑब्जेक्टिव हो गया, सामने वाले का अलग ऑब्जेक्टिव हो गया, इसका अलग ऑब्जेक्टिव हो गया, और ये जो बैठा हुआ है इसका ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। और शायद आप जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, आपका ऑब्जेक्टिव अपनी लाइफ में अलग अलग हो सकता है। तो ये तो कंपनी के ऊपर है कि उसका क्या उद्देश्य है। किसी कंपनी का उद्देश्य होता है कि मुझे प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी करना है। कोई ये सोचता है कि केवल मुझे प्रॉफिट कमाना है, कोई केवल उसका उद्देश्य होता है कि मुझे केवल सोशल ऑब्जेक्टिव करनी है। तो आपके ऊपर है ना कि आप क्या ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या बना रहे हो, उसका सीधा क्या कंट्रोल, नियंत्रण बिजनेस के हाथ में होता है। सपोज मैं ये बनाना चाहता हूं, मार्कर बनाना चाहता हूं, अब मैं इसकी डिजाइन चेंज कर दूं, तो ये तो मेरे ऊपर ऑब्जेक्टिव है ना। मेरा ऑब्जेक्टिव था ये, मैं इसको, मुझे ये नहीं बनाकर ये पॉइंटर बनाना है, तो ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव हुआ ना यार, मैं उसको चेंज कर सकता हूं। तो हर एक ये अंदरूनी तौर पर होता है और इसका हमारे हाथ पर कंट्रोल होता है। हम जैसा चाहें अपनी कंपनी के लिए उद्देश्य बना सकते हैं। आपको भी अपनी लाइफ में ऐसा उद्देश्य बनाना चाहिए कि आप क्या करो, हमेशा प्रोग्रेस करो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो संगठित ढांचा है, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? ढांचा। बिल्कुल सही, ठीक है ना। ढांचे से अगर याद हो तो हम लोग बायोलॉजी वगैरह पढ़ा था, तो हम लोग बायोलॉजी लैब वगैरह में गए होते थे तो स्केलेटन वगैरह टंगा रहता था, ठीक है ना। डरना नहीं है स्केलेटन से, वो भूत नहीं होता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? किसमें पढ़ेंगे? 5th यूनिट में, बिजनेस स्टडीज की 5th यूनिट में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं अभी बता देता हूं आपको, मगर उसका जो विस्तृत रूप आएगा जब हम चैप्टर समझेंगे तब मैं आपको उसको समझाऊंगा, ठीक है। एक आता है डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ढांचा भी हमारे हाथ में होता है कि हम अगर एक प्रकार का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। या ये तो बिजनेस के हाथ में है कि एक तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाहता है या एक से अधिक प्रकार का प्रोडक्ट बनाना चाहता है। प्रोडक्शन मेथड, आपके उत्पादन करने की क्या विधि है, ये तो आप पर डिपेंड कर रहा है कि मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। आप किस तरीके से प्रोडक्शन करना चाहते हो, ये बिजनेस के हाथ में होता है। आप किस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, आप किस तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहते हो, ये आपके हाथ में होता है। उसी प्रकार से आप किस तरीके से अपने बिजनेस में प्रोडक्शन करना चाहते हो, आप कैपिटल इंसेंटिव का टेक्निक का यूज करके प्रोडक्शन करना चाहते हो या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करके प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो ये आपके हाथ में होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। आपके हाथ में होता है कि आप किस तरीके से प्रोडक्शन करना चाहते हो। प्रोडक्शन कैपेसिटी, भैया आपकी क्षमता है इतना रखने की और आपने बना लिया इतना सारा, तो क्या रख पाओगे? ये तो आपके ऊपर है कि आपकी उत्पादन करने की क्षमता कितनी है। इंसान उतना ही वर्क परफॉर्म कर सकता है जितनी उसके अंतर्गत क्षमता होती है, ठीक है ना। कोई भी इंसान अपनी क्षमता से ज्यादा वर्क नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो शायद उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें प्रॉब्लम का सामना ना करते हुए क्या करना है, अपने हिसाब से जितनी अपनी क्षमता है उस प्रकार से वर्क को परफॉर्म करना है। यानी प्रोडक्शन उतना करो जितनी आपकी कैपेसिटी हो, कैपेसिटी के बाहर नहीं।
हमेशा याद रखना कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपके पास चादर है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जितनी चादर उतने पैर फैलाने से मतलब है, अदरवाइज अगर ज्यादा फैला लोगे तो चादर आपके लिए छोटी पड़ जाएगी। इसलिए अगर आप मेथड अपना रहे हो तो ऐसा मेथड अपनाओ जो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके और उतना ही प्रोडक्शन करो जितनी आपकी क्षमता हो। दूसरों को दिखाने के लिए कि नहीं यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है, मुझे तो इससे ज्यादा करना है, और आप वो कॉम्पिटिटर आपका सामान बेच गया, अपना सामान बेच गया और आप धरे के धरे रह गए, तो प्रॉब्लम आपको होगी, लॉस आपको होगा। तो हमें लॉस नहीं करना है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रबंधन सूचना प्रणाली। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, और प्रबंधन मैनेजमेंट का मतलब अच्छे तरीके से जानते हो आप लोग, जानते हो कि नहीं जानते हो? आप लोग बखूबी जानते हो। मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, किस तरीके से क्या मैसेज कहां पर पास करना है, मैनेजमेंट आपके हाथ पर होता है। बिजनेस का कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है? आपके हाथ में होता है ना। आप बिजनेस को रन कर रहे हो ना, मैनेजमेंट आपको कर रहा है कि मुझे करना है, मुझे मैनेजमेंट अपना करना है, आपको मैनेजमेंट अपना करना है, कोई किसी की सहायता नहीं करेगा। तो जब आप अपना मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से लानी है और ये इंफॉर्मेशन किसके लिए किस तरीके से यूजफुल होगी, उसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है व्हिच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस एंड बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर फैक्टर। ये ऐसे तत्व होते हैं, कौन से? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसे तत्व होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर या बिजनेस यूनिट के बाहर होते हैं और उस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं होता है या हमारा कोई भी नियंत्रण पर नहीं होता है। बाहरी मौसम, भाई अंदर पे हैं, कूलर चल रहा है, बाहर निकलोगे अब गर्मी मिल रही है, बरसात मिल रही है या सर्दी मिल रही है, वो बाहरी तौर पर इफेक्ट करेगा। मोदी जी ने क्या बोला है? घर पर रहोगे सुरक्षित रहोगे, अगर बाहर जाओगे कहीं ना कहीं आज हमारा देश कोविड-19 से लड़ रहा है, शायद आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाहरी फैक्टर याद रखिएगा ना, बाहरी फैक्टर है, घर पर है तो सुरक्षित है ना, आप बाहर नहीं जा रहे ना, आपको कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करेगी, घर पर रहिए। यानी बिजनेस एक ऐसा है, देखिए आपको ये मालूम है कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंडक्ट करी जाती है रेगुलर बेस पर प्रॉफिट अर्निंग के लिए। अब ये इंसान अपने आप से अपनी चीजों को उत्पादन करेगा, खुद ही तो यूज करने नहीं लगेगा, वो दूसरों को बेचेगा ना। तो दूसरा कैसा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरे में माइक्रो भी पार्ट आएगा, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। तो सबसे पहले तो ये समझ आना चाहिए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है बाहरी तौर पर और उस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है ना। अगर याद करना हो तो याद करिएगा, मोदी जी ने क्या बोला था? घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है ना। बाहर जाओगे तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। चलिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, किसी भी चीज को चलाना, ऑपरेट करना होता है ना, जैसे मैं मोबाइल ऑपरेट कर रहा हूं, उसी प्रकार से माइक्रो यानी छोटा, ये छोटे लेवल पर इफेक्ट करता है किसको? बिजनेस एनवायरनमेंट को, ठीक है। और एक आता है मैक्रो यानी जनरल यानी सामान, जो आपके ऊपर होगा तो मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। टेक्नोलॉजी आपके लिए चेंज हो रही है तो मेरे लिए भी चेंज होगी। समाज में कोई कानूनी फेरबदल हो रहा है तो वो आपके लिए भी होगा तो मेरे लिए भी होगा ही होगा। सामान्य है, ठीक है ना। आप शायद कोई दूसरी चीज पसंद करते हो, मैं कोई दूसरी चीज पसंद करता हूं, तो ये आ जाएगा माइक्रो में ऑपरेटिंग करने के लिए। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है माइक्रो में इन्फ्लुएंस ईच इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंटली। ये अलग अलग तरीके से असर करता है, हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट पर कोई अलग अलग तरीके से ये इफेक्ट करता है। किसी को पिज्जा हट का पिज्जा पसंद है, किसी को डोमिनोज का पिज्जा पसंद है, किसी को कोका कोला पसंद है, किसी को पेप्सी पसंद है, किसी को लस्सी पसंद है, किसी को छाछ पसंद है, ठीक है ना। किसी को केसर बादाम आइसक्रीम पसंद है तो किसी को अमूल की आइसक्रीम पसंद है या रेनबो पसंद है। हर एक कस्टमर अलग अलग होता है, ठीक है ना। और ये
इंडस्ट्रियल यूनिट पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं पहले मोबाइल बहुत ज्यादा चेंज करता हूं और मैं मोबाइल चलाता था तो मैं सबसे ज्यादा सैमसंग लवर था। मुझे सैमसंग के मोबाइल बहुत ज्यादा पसंद आते थे। ठीक है, अब देखिए इंडिविजुअल छोटे लेवल पर असर कर रहा है कि जो अब मैं जरूरी थोड़ी है कि मैं अगर सैमसंग का मोबाइल यूज कर रहा हूं तो मेरा दोस्त भी सैमसंग का मोबाइल यूज कर रहा होगा, नहीं है। वो शायद रेडमी का मोबाइल चला रहा होगा, रियलमी का चला रहा होगा, ओप्पो का चला रहा होगा, वीवो का चला सकता है। ठीक है ना, लोग चलाते हैं। मेरे कई अमीर दोस्त हैं वो वीवो का भी चलाते हैं। ठीक है ना, और क्या कहते हैं आईफोन भी चलाते हैं। यार ये तो अलग अलग बात हो गई। ठीक है ना, तो कस्टमर अलग अलग होता है, हर कस्टमर की डिमांड अलग अलग होती है। वो अलग अलग तरीके से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता है। मैंने बोला ना कि शायद मुझे पिज्जा हट का पसंद नहीं आएगा पिज्जा, ठीक है, अभी नहीं मिलेगा, घर पर ही बनाइए आप लोग। ठीक है ना, बाहर तो मिलेगा नहीं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है ना, और खुल भी जाए तो भी बाहर का नहीं खाना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो कस्टमर अलग अलग होता है वो, और अलग अलग तरीके से हर एक जो इंडस्ट्रियल यूनिट होती है उस पर अलग अलग तरीके से असर डालता है। दूसरा होता है सप्लायर। सप्लायर सामान को प्रोवाइड कराने वाला, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने वाला। अब जरूरी नहीं 10 लोग बैठे हुए हैं तो हर एक सप्लायर एक जैसा हो। कोई 5% पर दे रहा होगा, कोई 6% पर दे रहा होगा, कोई 3% पर दे रहा होगा, कोई 4% पर दे रहा होगा, वो कोई 10% पर भी दे रहा होगा। हर एक सप्लायर अलग अलग होता है। तो ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रियल यूनिट को प्रभावित, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करते हैं। ठीक है, सप्लायर जो होते हैं सामान को प्रोवाइड कराने वाले, रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराने वाले, अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रियल यूनिट को क्या कराते हैं, प्रभावित करते हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे। ठीक है ना, कोई सप्लायर बोल दे नहीं मैं तो कैश में सामान बेचूंगा, कोई सप्लायर कहते अरे नहीं ठीक है आप क्रेडिट में ले जाइए, कोई सप्लायर बोल दे कि 50%, कोई सप्लायर बोल दे 40% कैश दीजिए, कोई सप्लायर बोल दे 20% कैश दीजिए। हर एक सप्लायर अलग अलग होता है और उसका इफेक्ट बिजनेस यूनिट पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंदी, हर प्रतिद्वंदी अलग अलग होता है। क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो 10 बच्चों में कंपटीशन अलग अलग तरीके से होता है। देखिए और याद रखिएगा बेटा, अपनी लाइफ में कंपटीशन करना जरूर सीखिए, किसी को हर्ट करके नहीं। मैं भी पढ़ाई में बहुत वीक था, ठीक है ना, अब ये ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं पढ़ाई में बहुत वीक हुआ करता था, ठीक है ना, तो हंसना भी जरूरी है। तो अब वीक था, मगर जब मुझे एहसास हुआ कि यार पढ़ाई करना जरूरी है, तो मैंने जो सामने वाले से कंपटीशन मैं कर रहा था, मैंने उसको आज तक नहीं बताया कि भैया मैंने तुमसे कंपटीशन करा था। कंपटीशन करा, मेहनत करी, और मैंने अपने जो एग्जाम हुए मैंने उसको पीछे कर दिया था। मगर कब अच्छा कंपटीशन अलग अलग तरीके से करो ना। मैंने तो एक गोल निर्धारित करा था कि मुझे इसको पीछे करना है। कंपटीशन, अगर आप समाज में रह रहे हो, तो अगर आप बिजनेस चला रहे हो, तो आपको कंपटीशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बगैर कंपटीशन के आप अपना बिजनेस चला ही नहीं सकते हो। अगर आप आइसक्रीम में भी देख लो, आइसक्रीम में कितने ब्रांड नहीं आते हैं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बात ले लो तो कोल्ड ड्रिंक में कितने ब्रांड नहीं आते हैं। अगर आप बिस्किट्स की बात ले लो तो बिस्किट्स में कितने ब्रांड नहीं आते हैं। जीन्स की बात ले लीजिए तो जीन्स में कितने ब्रांड नहीं आते हैं। तो उनके बीच में क्या कंपटीशन नहीं है? सबके बीच में कंपटीशन होता है और वो कंपटीशन को फेस करते हैं सही तरीके से, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीके से, कोई किलर का जीन्स पसंद करता है, कोई मोंटी कार्लो का जीन्स पसंद करता है, हर इंसान के अलग अलग, ठीक है ना। पब्लिक, समाज, हम लोग कहां पर रहते हैं? समाज में रहते हैं, और हमारे बिजनेस को जो पब्लिक होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। बुक में आप देखेंगे, मैं तो ये समझा रहा हूं कि ये क्या है। बुक में एक बार रीड जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप समझकर बुक से रीड नहीं करोगे, आप
और अच्छे तरीके से चीजों को नहीं लर्न कर सकते हो। देखिए एक चीज और समझिए, पब्लिक अलग अलग हो सकती है, लोकल पब्लिक हो सकती है, मीडिया हो सकती है, प्रेस हो सकती है। कोई पब्लिक ये बोल दे कि यार मुझे ये बिजनेस से हमारे समाज को नुकसान हो सकता है, मगर मीडिया बोल दे कि नहीं, अगर ये जो बिजनेस है ये चलेगा और इससे गांव के लोगों को या समाज के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। अलग अलग हो जाता है, अपोज करते हैं, कोई पक्ष में होता है तो कोई विपक्ष में होता है। जैसे घर में अगर हम लोग देख लें तो हमारे घर में हर एक किसी का नेचर अलग अलग होता है। कोई बहुत गुस्सैल होता है, कोई बहुत शांत होता है। दोनों को दिमाग में बैठाकर चलना पड़ता है, लेकर चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या है, ये पब्लिक है, ये तो पब्लिक है भाई, सब जानती है। अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है। तो पब्लिक को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। और पब्लिक का झुकाव कब किस चीज पर हो जाए हम ये कभी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये तो छोटे लेवल पर इफेक्ट करेगा पब्लिक का। अभी हम लोग बात करेंगे मैक्रो की, ठीक है, मैक्रो की बात करेंगे, पब्लिक। अब आती है मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। देखिए मार्केटिंग कौन कैसी कर रहा है। आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, आप क्या करो, अलग तरीके से मार्केटिंग करो। आप प्रिंट मीडिया का यूज करो, ठीक है, आप प्रिंट मीडिया यानी न्यूज, आप लोग कह सकते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह का आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं आपको अपनी चीजों को प्रमोशन करने के लिए, है कि नहीं। मैं आपसे क्यों कहता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भी तो अपनी चीजों का प्रमोशन कर रहा हूं ना। मैं मार्केटिंग क्या कर रहा हूं, इमरान सर सक्सेस पॉइंट की मार्केटिंग कर रहा हूं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। और मार्केटिंग का तरीका अलग अलग हो सकता है। सपोज आप अलग तरीके से मार्केटिंग करें, मैं अलग तरीके से मार्केटिंग करूं, और ये भैया जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग अलग तरीके से मार्केटिंग करें। तो ये क्या करता है, अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। कोई सलमान खान को लेकर क्या कराता है, एडवर्टाइजमेंट करा सकता है। कोई शाहरुख खान को लेकर एडवर्टाइजमेंट करा सकता है। कोई रणवीर कपूर को कराकर, कोई दीपिका पादुकोण को, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। चलिए हम लोग बात करते हैं मैक्रो। मैक्रो का यहां पर लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस ऑल बिजनेस यूनिट ऑलमोस्ट इन द सेम वे। मैक्रो बड़ा अच्छा है, सामान्य सा है। अगर एक चीज में चेंज हो रहा है तो वो आपके लिए भी चेंज होगा और मेरे लिए भी चेंज होगा। मैं कोई अनोखा नहीं हूं, आपको भी उसी तरीके से इफेक्ट करेगा और मुझे भी उसी तरीके से इफेक्ट करेगा। इकोनॉमिक, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। तो केवल क्या मेरे लिए बिगड़ी, कि केवल आपके लिए बिगड़ी, सबके लिए बिगड़ी है। तो जैसा चेंज इकोनॉमिक स्थिति को सुधारने के लिए होगा तो वो आपके लिए भी होगा और मेरे लिए भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप अनोखे हो, कि मैं अनोखा हूं, कोई अनोखा नहीं है बेटा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए हम लोग माइक्रो को समझते हैं। ये जो मैंने कुछ चीजें लिखी है उसके द्वारा बड़े आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में तीन चीजें होती है, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ये आपके ऊपर होता है कि आप अपने इकोनॉमिक सिस्टम को किस तरीके से चलाना चाहते हो। इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या नीतियां बना रहे हो अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, और कई सारी चीजें हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे पता चलेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है किसी चीज पर, और हमारे देश की नेशनल इनकम कैसी है। सोशल, लिखा हुआ है ना, सोशल एनवायरमेंट कैसे पड़ेगा, ट्रेडिशन के आधार पर, वैल्यूज के आधार पर और सोशल ट्रेंड्स के आधार पर। ट्रेडिशंस में हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के धर्म हैं और उन्हीं धर्मों की वजह से हमारा देश एकता का स्वरूप है। हमारे देश में दीपावली भी आती है, ईद भी आती है, गुड़ी पड़वा भी आती है, कई सारे त्योहार आते हैं। ट्रेडिशंस हैं, सब लोग अपने त्योहारों को अपने तरीके से बनाते हैं। कुछ दिनों बाद ईद आएगी, फिर दिवाली भी आएगी, ठीक है ना।
दिवाली में अभी समय है, अभी ईद आएगी, ठीक है ना, सभी लोग मिलजुल कर किसी चीज को एंजॉय करेंगे तो क्या होगा, हमारा समाज विकास करेगा। मैंने अपने बचपन में देखता अभी चला रहा हूँ कि ईद हो तो पापा के दोस्त, मेरे दोस्त बड़े प्यार से आते हैं घर पर, और जब दिवाली आती है या होली आती है तो मैं भी अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, क्योंकि अगर आप समाज में रह रहे हैं तो मिलजुल कर रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वैल्यूज क्या है, मूल्य, सबको फ्रीडम है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसा नहीं कि केवल मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको नहीं है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सबके लिए जरूरी है। मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे भी सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, और अगर आपके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको भी सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। सोशल ट्रेंड, समाज का क्या ट्रेंड है कि सभी की हेल्थ, स्वास्थ्य और फिटनेस अच्छी हो। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानकारी अच्छी तरीके से हासिल करना चाहिए। टेक्नोलॉजी वही है जो हमें सही रास्ता बताए प्रोडक्शन करने का, नया रास्ता बताए, डिस्कवर करे, खोजे, किसके लिए कि प्रोडक्शन करने के क्या क्या नए तरीके और किस चीज को हम क्या मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। फिर डिस्कवरिंग न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, नया तरीका खोजना कि हम अपने बिजनेस को किस तरीके से रन करें, ऑनलाइन करना है या ट्रेडिशनल तरीके से चलाना है, यही तो टेक्नोलॉजी है। आज हमें क्या करना है, इन टेक्नोलॉजीज को अपनाकर अपने बिजनेस को क्या करना है, इफेक्ट करना है। ये बड़े लेवल पर आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है टेक्नोलॉजी। देखिए कहते हैं ना कि मोबाइल अब जो मोस्टली यूजर होते हैं वो प्रोसेसर को देखकर ही यूज करते हैं। पहले तो लुक वाइज लोग पसंद कर लेते थे, मगर अब प्रोसेसर को देखकर ही मोबाइल को यूज करते हैं। और भी कई सारे कारण होते हैं, सबका अलग अलग यूज होता है, ये तो पब्लिक है भाई, सब जानती है, ठीक है ना। पॉलिटिकल, राजनीतिक, पीस इन द कंट्री, क्या होता है अगर हमारे देश में कोई राजनीतिक पार्टी है तो वो क्या चाहती है कि देश में शांति का माहौल, सौहार्द का माहौल बना रहे। कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहती कि लड़ाई झगड़ा हो। अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसमें स्टेबिलिटी होना जरूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन कंट्री। एक साल इस पार्टी की सरकार बन गई, दूसरे साल इस पार्टी की सरकार बन गई, तो कोई भी ना नीतियां बन पाएगी ना हमारा देश विकास कर पाएगा। अगर किसी कंट्री को प्रोग्रेस करनी है तो वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड बिजनेस, राजनीतिक पार्टियों का हमारे बिजनेस के प्रति क्या रुख है, क्या व्यवहार है, वो भी देखना जरूरी होता है कि कौन सी पार्टी किस बिजनेस को क्या प्रॉफिट पहुंचा रही है। लास्ट में आज के टॉपिक का या आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है लीगल, कानूनी तौर पर। अगर कानूनी तौर पर कोई चेंज हो रहा है, कोई एक्ट चेंज हो रहा है, एक्ट, अगर कोई एक्ट चेंज हो रहा है तो वो आपके लिए भी होगा बेटा, मेरे लिए भी होगा। जजमेंट ऑफ द कंट्री, अभी अपन लोगों ने सुन रहा था कि निर्भया का जो रेप केस हुआ था उसमें जब हम लोगों को सुना कि उन लोगों को फांसी दे दी गई तो कितना अच्छा नहीं लगा हम लोगों को। जजमेंट है, आपको भी अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, देश के हर एक नागरिक को वो चीज अच्छी लगी। जजमेंट ऑफ द कंट्री, लीगल, अगर आजकल हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कहते हैं ना, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, कौन सी, नाम भी मैं ही बताऊं भैया, सोच लो, आप लोगों को सोच लो, क्या नाम है उस मूवी का, जोलली एलएलबी 2। उसमें जब जज कहता है कि आज भी आपके घर परिवार में किसी से आपकी लड़ाई होती है तो वो क्या कहता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। यानी उसको भरोसा है हमारी न्यायिक प्रणाली पे। हमें अपनी हमेशा जो न्याय प्रणाली है, कानूनी व्यवस्था है, उस पर क्या करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। अगर आप भरोसा नहीं करोगे, कानून पर भरोसा नहीं करोगे, आज हमारे देश के जो पुलिस वाले हैं, जो सेना है, वो हमारे देश को संभाले हुए हैं, ठीक है ना। कानून की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसके भक्षक करना चाहिए, ठीक है ना। और द डिसीजन टेकन बाय द वेरियस कमीशन, बहुत सारे कमीशन वगैरह आते हैं जो इस चीज के बारे में निर्णय लेगा, फिर इस चीज के बारे में निर्णय लेगा, तो अलग अलग तरीके से निर्णय लेकर हमारे देश को प्रगति पहुंचाते हैं। ये बड़े लेवल पर हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं वो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। और प्रेस आइकॉन जैसे ही करेंगे तो ऊपर ऑल लिखा आएगा, उसको भी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।